हाँ जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हमारे अभी के वीडियोज़ का उद्देश्य केवल 10-12 मिनट के अंदर किसी भी एक टॉपिक को मैक्सिमम कवर करना है और इस तरह से पढ़ना है कि उस टॉपिक का हर एक पॉइंट हमें समझ में आ जाए। आज हम उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले उपसर्ग होते क्या हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, इस बारे में बात करेंगे। फिर उपसर्ग को कैसे पहचानें, उसको पहचानने का तरीका क्या है वह सीखेंगे। उसके बाद में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और लास्ट में हम इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन देखेंगे कि इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है, क्या माइंड सेट रखना है, और एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हार एक शब्द है। अब हार के पूर्व में ये प्र उपसर्ग लगा तो क्या बन गया? प्रहार बन गया। हार का अलग अर्थ है, प्रहार का अलग अर्थ है। यानी कि इस उपसर्ग के जुड़ने से शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो गया, एक नया शब्द ही बन गया। ऐसे ही अगर हार में उप उपसर्ग जोड़े तो उपहार शब्द का निर्माण हो जाएगा। हार में आ उपसर्ग जोड़े तो आर शब्द बन जाएगा। ऐसे ही वी उपसर्ग जोड़ने पर विहार शब्द बन जाएगा। यानी उपसर्ग जोड़ने से शब्द ही परिवर्तित हो रहा है, उसका अर्थ ही परिवर्तित हो रहा है। इन उपसर्गों को क्या नाम दिया है? वे शब्दांश। अब उपसर्ग शब्द नहीं होके शब्दांश है क्योंकि इनका अलग से कुछ अर्थ नहीं है। इनको शब्द के साथ में उपसर्ग के तौर पर प्रयोग करने पर ही इनका अर्थ प्रकट होता है। प्र को आप अलग से लिख देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग के लगने से तीन स्थितियां हो सकती है। या तो कोई एक बिल्कुल ही अलग शब्द बन जाए, जैसे हार में आ उपसर्ग जुड़ने से क्या हो गया? आहार हो गया। बिल्कुल ही एक अलग शब्द बन गया। या फिर यह हो सकता है कि उसी शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता आ जाए। जैसे ज्ञान में अ उपसर्ग जुड़ने से क्या हो गया? अज्ञान बन गया, विलोम शब्द बन गया। या फिर यह हो सकता है कि कोई अर्थ में विशेष अंतर नहीं है, अंतर जरूर आएगा लेकिन विशेष अंतर नहीं आएगा। जैसे कि भ्रमण शब्द में परिउपसर्ग जुड़ने से परिभ्रमण बन गया। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। भाषा के आधार पर उपसर्गों को तीन भागों में बांटा है। संस्कृत के उपसर्ग, फिर है हिंदी के उपसर्ग, और लास्ट में है विदेशी उपसर्ग। एक एक करके हम इन सभी उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि इन उपसर्ग को पहचाने कैसे, किसी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसे कैसे पहचाना जाए। तो उपसर्ग युक्त शब्दों में मूल शब्दों का पता कर उपसर्गों को पहचाना जा सकता है। अब अनुशासन एक उपसर्ग युक्त शब्द है, इसमें अपन को उपसर्ग पहचानना है। तो अगर आप इसमें मूल शब्द पहचान पा रहे हैं कि शासन यहाँ पर मूल शब्द है, तो शासन के अलावा क्या बचा? अनु बचा, तो अनु उपसर्ग हो गया। ऐसे ही अवशेष में आप देख पा रहे हैं कि शेष मूल शब्द है, तो मूल शब्द के अलावा क्या बचा? अव बचा, तो यहाँ पर क्या हो गया? अ उपसर्ग हो गया। निवास में वास मूल शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हुआ? नी उपसर्ग हो गया। दुर्दशा में आप देख पा रहे हैं कि दशा मूल शब्द है, तो दशा को हटाने पर क्या बचा? आपका दुर बचा, तो यहाँ पर क्या हो गया? दुर उपसर्ग हो गया। मूल शब्द की पहचान करने पर आपको उपसर्गों की भी पहचान आसानी से हो सकती है। यहाँ पर आपने अभी देखे एग्जांपल जहां पे आप मूल शब्द को आसानी से पहचान पा रहे हैं, इस वजह से उपसर्गों को भी आसानी से पहचान पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अध्यक्ष। अब अध्यक्ष में बताओ कौन सा उपसर्ग है? यहां पर आप मूल शब्द को आसानी से नहीं पहचान पा रहे, उपसर्ग को भी आसानी से नहीं पहचान पा रहे। क्यों? क्योंकि ये संधि युक्त शब्द है।
इस शब्द में संधि का प्रयोग हुआ है। ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि से इसका संधि विच्छेद करने पर अधि प्लस अक्ष आता है। अब आपको पता चल गया कि इसमें अक्ष मूल शब्द है, तो यहां पर क्या हो गया, अधि उपसर्ग हो गया। तो संधि युक्त शब्दों में उपसर्गों की पहचान करने के लिए आपको संधि का ज्ञान आवश्यक है। तो अगर आपने संधि नहीं पढ़ी है तो आप संधि पढ़ लीजिए। संधि का वीडियो इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप संधि समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्रत्येक। प्रत्येक में भी यही है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रति धन एक। यण संधि का उदाहरण है ये भी। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया। ऐसे ही संदेह है। संदेह का संधि विच्छेद होता है सम प्लस देह। तो कौन सा उपसर्ग हो गया, सम उपसर्ग हो गया और देह मूल शब्द हो गया। तो मूल शब्दों की पहचान करके आप उपसर्गों की पहचान कर सकते हैं। अधिकतर उदाहरणों में आपको मूल शब्द आसानी से मिल जाएंगे। संधि युक्त उदाहरणों में आपको मूल शब्दों की पहचान करने के लिए संधि विच्छेद करना होगा। संधि विच्छेद करके ही आप मूल शब्द और उपसर्ग का पता कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्र एक उपसर्ग है, इसके आगे इसका अर्थ दिया हुआ है, तो एक बार आप सबका अर्थ देख लेना, उसको याद कर लेना। जैसे कि प्र का अर्थ क्या होता है, आगे या अधिक होता है। कई बार एग्जाम्स में इनके अर्थ भी पूछ लेते हैं। फिर आगे इनके उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि प्र उपसर्ग कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। वास शब्द है, उसमें प्र उपसर्ग लगने से क्या बन गया, प्रवास बन गया। योग शब्द में प्र उपसर्ग लगने से प्रयोग बन गया। तो आप यहाँ पर मूल शब्द का पता कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वास मूल शब्द है, योग मूल शब्द है, कोप मूल शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग लगने से प्रकोप बन गया, हार मूल शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग लगने से प्रहार बन गया। तो यहाँ पर आप मूल शब्दों की आसानी से पहचान कर पा रहे हैं और इस वजह से आपको उपसर्गों का भी आसानी से पता चल रहा है। तो अधिकतर उपसर्गों को आप ऐसे ही आसानी से पहचान सकते हैं। आपको मूल शब्द पे कंसंट्रेट करना है, मूल शब्द कौन सा है ये पता करना है। उपसर्ग आप आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे ही परा उपसर्ग हो गया, ऐसे ही अप उपसर्ग हो गया, ऐसे ही सम उपसर्ग हो गया। अब संधि युक्त शब्दों में आपको संधि विच्छेद करके देखना है। जैसे कि ऊपर अनुस्वार आ रहा है, संधि युक्त शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद में अनुस्वार मैं हलंत में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर सम उपसर्ग हो जाएगा। अनुपसर्ग हो गया, जिसका अर्थ क्या होता है, पीछे या समान। ये यहाँ पर समान होना चाहिए, त्रुटिवश समान लिखा गया। तो अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे या समान। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वाद शब्द में अनु उपसर्ग जुड़ने से क्या हो गया, अनुवाद हो गया। चर शब्द में जुड़ने से अनुचर हो गया। तो आप मूल शब्दों को आसानी से देख पा रहे हैं। अधिकतर एग्जाम्पल में देख पाएंगे। जैसे अन्वेक्षण है, ये संधि युक्त शब्द है, इसमें आपको संधि विच्छेद करना होगा। अन्वेषण की संधि होती है अनुधन एषण, तो यहाँ पर भी अनु उपसर्ग हो गया। ऐसे ही अव उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन, अवकाश, अवशेष, अवगुण, इनमें अव उपसर्ग है। अब बात करते हैं निस, निर, दुस और दुर उपसर्ग की। ऊपर मैंने आपको बताया कि संधि युक्त शब्दों में संधि विच्छेद करने पर आपको उपसर्गों का पता चल जाएगा, लेकिन अपवाद स्वरूप निस, निर, दुस, दुर में संधि विच्छेद के अनुसार उपसर्ग का पता नहीं चलेगा। अब आप निश्चय, निष्कर्ष, इनकी संधि विच्छेद करेंगे तो निह आएगा, लेकिन उपसर्ग का रूप आपके निस होगा। यानी कि उपसर्ग में विसर्ग नहीं है। निह का मतलब नी के आगे विसर्ग। संधि विच्छेद करने पर निह आएगा, लेकिन उपसर्ग में आपके निस उपसर्ग का प्रयोग होगा। और निस उपसर्ग में भी आपको ध्यान में रखना है कि जो स है ये वह स, ये वाला स हलंती प्रयोग होगा, ये श भी प्रयोग नहीं होगा और ये वाला श भी प्रयोग नहीं होगा। ऐसे कि ऐसे ही दुस उपसर्ग के साथ में होगा। फिर बात करते हैं निर और दुर उपसर्ग। निर उपसर्ग में भी आपको देखना है कि निर्धन का जैसे संधि विच्छेद में नी है धन धन होता है, नी है प्लस धन होता है, यानी कि नी के आगे विसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन उपसर्ग में इनमें निर उपसर्ग का प्रयोग होगा, नी है उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। तो ये कुछ उपसर्ग संधि विच्छेद के अनुसार नहीं हो रहे, इन
इनका अलग तरीका है, तो इन 4 उपसर्गों को आप अलग तरह से ध्यान में रखिए। आगे हम देखते हैं वि उपसर्ग, आ उपसर्ग, नि उपसर्ग, अधि उपसर्ग। तो इनमें आप सभी में आसानी से मूल शब्द का पता कर सकते हैं। मूल शब्द का पता करने के कारण इनमें आप उपसर्ग को भी आसानी से पहचान सकते हैं। मैं इनमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये आप देख लेना। काफी सारे उपसर्ग हैं, इन सभी उपसर्गों को आपको एक बार देखना है, इनका अर्थ क्या होता है वह देखना है, और फिर उदाहरण में प्रयोग करके मूल शब्द और उपसर्गों का पता करना है। इसके बाद में आते हैं संस्कृत के कुछ अन्य उपसर्ग। ये भी काफी सारे हैं, आप देख लेना। सभी में यही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको एक मूल कॉन्सेप्ट बता दिया कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, उपसर्गों को कैसे पहचाना जाए। अब आपको उपसर्ग दे कि इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में हिंदी भाषा के उपसर्ग आते हैं। इनमें आप आसानी से मूल शब्द का पता कर सकते हैं, जैसे कि अधपका, अधजला। तो आसानी से 29, 59 आसानी से देख पा रहे हैं कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। तो ऐसे ही आप हिंदी भाषा के उपसर्गों को पहचाने, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एक एक बार आप सभी उपसर्ग को देख लें। हिंदी भाषा के भी काफी सारे उपसर्ग हैं। इसके बाद में कुछ विदेशी भाषा के उपसर्ग आते हैं, जैसे कि दर उपसर्ग हो गया, जिसका अर्थ में हो गया, और दरअसल, दरखास्त, दरबार, ये इसके क्या हो गए, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ला उपसर्ग का अर्थ होता है परे या बिना। तो इलाज में अगर ला उपसर्ग जुड़ेगा तो ला इलाज हो जाएगा, परवाह में जुड़ेगा तो ला परवाह हो जाएगा, वारिस में जुड़ेगा तो लावारिस हो जाएगा। खुश भी एक उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इसके आगे इसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपके आएगी नहीं। मुख्य तौर पर तो संधि युक्त शब्द है, जिसमें ज्यादातर संस्कृत के उपसर्ग आते हैं, उनको आपको संधि विच्छेद करके पहचानना है। और बाकी के उपसर्गों में आपको मूल शब्द का आसानी से पता चल जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा इनका अभ्यास करना है, एक एक बार सभी उपसर्गों को देख लेना है। लास्ट में हम कॉन्क्लूजन पर आते हैं। इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा, उनको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उपसर्ग युक्त शब्दों में मूल शब्दों को याद कर उपसर्गों की पहचान की जा सकती है। अधिकतर उदाहरण आपके ऐसे ही हैं जिसमें आप आसानी से मूल शब्दों का पता कर सकते हैं। जैसे कि प्रतिदान में दान मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है। विराम में आप वि उपसर्ग पहचान पा रहे हैं। अधपका में आप अध उपसर्ग पहचान पा रहे हैं। निदान में आप देख रहे हैं दान मूल शब्द और नि उपसर्ग है। मैक्सिमम उदाहरण आपके इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि संधि युक्त शब्दों में संधि विच्छेद करके उपसर्गों का पता लगाया जा सकता है। अन्वीक्षण की संधि विच्छेद अनुधनिक्षण होती है, जिससे आप पता कर पा रहे हैं कि यहाँ पे अनुपसर्ग है। अनुदित की संधि विच्छेद अनुधन उदित होती है, अनुपसर्ग है। अत्यावश्यक की संधि विच्छेद अति प्लस आवश्यक होती है, तो यहाँ पर अति उपसर्ग है। तो संधि युक्त शब्दों में आपको संधि विच्छेद करके उपसर्गों का पता करना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये दूसरा पॉइंट का अपवाद है। कुछ ऐसे उपसर्ग है जहां पर संधि विच्छेद करने पर आपको उपसर्गों का ज्ञान नहीं होगा। उपसर्गों को ज्ञात करने के लिए आपको इन्हें अलग से समझना होगा, जैसे कि निश्चय, निःशुल्क, निष्कर्ष। इन शब्द में संधि विच्छेद करने पर तो नि है आता है, विसर्ग आता है नि के आगे, लेकिन उपसर्ग निस होता है। ऐसे ही दुस उपसर्ग होता है, ऐसे ही निर उपसर्ग होता है। निरोग, निराशा में संधि विच्छेद करोगे तो आप नि के आगे विसर्ग पाओगे, नि है आएगा, लेकिन उपसर्ग आपके यहाँ पे निर होगा। एक आप ये भी देख लेना कि पर और परा उपसर्ग में आपके ज्यादातर लोगों के कंफ्यूजन होता है। तो आप इसमें ये समझिए कि आपको उपसर्ग का अर्थ पता करना है। पर उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरे के। तो पराश्रित का अर्थ क्या हो गया, दूसरों पर आश्रित। पराधीन क्या हो गया, दूसरे के अधीन। परोपकार का अर्थ क्या हो गया, दूसरों पर उपकार। तो दूसरे के या दूसरों पर जो अर्थ प्रयोग हो रहा है वह अर्थ पर उपसर्ग का होगा। तो आपको शब्द का अर्थ देखना है, शब्द का अर्थ क्या है। अगर शब्द का अर्थ पर उपसर्ग के अर्थ से मैच कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, पर उपसर्ग होगा। बाकी में क्या होगा, परा उपसर्ग होगा। जैसे कि पराजय हो गया, पराभव हो गया, पराक्रम हो गया। तो पर उपसर्ग का अगर आपने अर्थ देख लिया और शब्द में उसी भाव का अर्थ प्रकट हो रहा है तो वहां पर आपके पर उपसर्ग होगा, बाकी में परा उपसर्ग होगा। तो ये आपका हो गया लास्ट पॉइंट।
तो इस तरह से आपको उपसर्ग टॉपिक को पढ़ना है। बहुत ही कम समय में मैंने जितना अच्छी तरह से मैं पढ़ा सकता हूँ, उतनी अच्छी तरह से मैंने आपको उपसर्ग को पढ़ाया है। ऐसे ही आगे के वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।